हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट वर्क के लिए आए हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट गाइडेंस जो आपके लिए बहुत काम की सिद्ध हो सकती है, और अगर आप इस गाइडेंस को पॉजिटिव वे से यूटिलाइज कर लें तो ऑलमोस्ट आप अपने सिलेक्शन के बहुत क्लोज और फाइनली सेलेक्ट हो सकते हैं। किस एग्जामिनेशन में? BARC, बार्क। बार्क का रिजल्ट आ चुका है, रिटन एग्जामिनेशन का रिजल्ट आ चुका है। नाउ द स्टूडेंट्स आर प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यू। अब वो चाहते हैं उनको इंटरव्यू की बहुत अच्छी कोई गाइडेंस मिल जाए, कोई ऐसा लाइव एक्सपीरियंस मिल जाए उनको, या कोई लाइव एक्सपीरियंस अपना शेयर कर दे कि किस तरह का माहौल होता है, क्या एटमॉस्फेयर होता है, और इंटरव्यू जब स्टूडेंट एक्चुअली में दे रहा होता है तो उनको किन किन बातों का ध्यान रखना होता है, इस बात का उन्हें पता चल जाए। दोस्तों, मैं हूं अमित कक्कड़, वन ऑफ द सीनियर मोस्ट फैकल्टी मेंबर फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग एट मेड-इजी, which is one of the prestigious institution which is always in the path of guiding students so that students can achieve their final goal. तो दोस्तों, आज हमारे साथ यहाँ पर बहुत अच्छे और बहुत होनहार स्टूडेंट हैं जिनका नाम है कृष्ण द्विवेदी। इनके बारे में तो कहना ही क्या, पहले मैं आपको इनकी अचीवमेंट्स बता दूं, फिर आपको पता लगेगा कि जो ये अपने एक्सपीरियंस आपको शेयर करने जाएंगे उन एक्सपीरियंस की क्या वैल्यू होगी और उसको किस लेवल पे आपको यूटिलाइज करना है। तो बहुत ध्यान से इनकी अचीवमेंट सुनिएगा। इतनी बड़ी अचीवमेंट है कि मुझे भी एक पेपर पे लिखनी पड़ी है। तो दोस्तों, कृष्ण द्विवेदी जी का यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन क्लियर हुआ। इनकी ऑल इंडिया रैंक 13 आई मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 2023 में। अगेन ये 2024 में अगेन इन्होंने रीअपियर हुए और ऑल इंडिया रैंक 9th रैंक लेके आए मैकेनिकल इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन 2024। अगर मैं इनकी गेट की रैंक बताऊं, जो कि बहुत ही प्रेस्टिजियस पेपर है, तो इनकी AIR ऑल इंडिया रैंक 3 आई है PI में 2024 में, AIR 43 मैकेनिकल इंजीनियरिंग 2023 और AIR 68 मैकेनिकल इंजीनियरिंग 2024। तो आप सोच सकते हैं कोई ऐसा एग्जामिनेशन नहीं मुझे दिख रहा जो इन्होंने क्लियर ना किया हो। ही हैज बीन सेलेक्टेड इन बार्क 2021, इसरो 2020, NPCIL 2020 एंड DRDO 2022। एक्सेप्ट दिस, अगर मैं आगे की भी बात करूं तो ही हैज बीन सेलेक्टेड इन NHPC, NTPC एंड वेरियस अदर पब्लिक सेक्टर। तो कृष्ण, मुझे तो मतलब आप एक मोटिवेशन की मिसाल लगते हो। आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस मेड-इजी प्लेटफॉर्म एंड वी आर ईगरली वेटिंग फॉर दैट मोमेंट कि यू आर गोइंग टू गाइड अवर स्टूडेंट्स ऑन अ बेस्ट पाथ। आपने किस तरह से प्रिपरेशन करी वो तो एक अलग बात है, लेकिन फाइनली ये इंटरव्यू हम लोगों का इस पॉइंट पे फोकस होने जा रहा है कि बच्चे जो रिटन एग्जामिनेशन BARC का निकाल चुके हैं बार्क का, अब जब वो इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपका जब बार्क का आप इंटरव्यू दे रहे थे तो आपका किस तरह का फोकस था, क्या एक्सपीरियंस था वहां पर, क्या आपको एटमॉस्फेयर लगा, और क्या आपकी प्रिपरेशन अप टू द मार्क थी वहां पर कि जो आप सोच रहे थे कि जैसा होगा क्या वैसा हुआ। तो आप अपने एक्सपीरियंस को अगर बहुत अच्छे से शेयर करेंगे तो हमारे स्टूडेंट जिनका रिटर्न निकल चुका है उन्हें एक बहुत अच्छी हेल्प मिलेगी, एक बहुत अच्छा बेंचमार्क मिलेगा, वो किस बात पे इंटरव्यू को की प्रिपरेशन को आगे लेके जाए। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपने काफी अच्छे से और एक्चुअली कहते हैं ना कि अ, जिंदगी में जब आप कुछ भी करते हैं तो आप कहीं ना कहीं से कुछ सीखते हैं। तो गुरु का जो रोल होता है सर, वो आपको जिंदगी के बाहर के स्रोत, तो ये नॉर्मल इंटरव्यू हो गया, जिंदगी के किसी भी इंटरव्यू क्लियर करने में आपके काम आते हैं। तो मैं पहले बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको देना चाहता हूँ। आपसे मैंने थ्योरी ऑफ मशीन जब आप पढ़ाते थे तो मैं थ्योरी ऑफ मशीन आपसे पढ़ा था सर। वो जब आपसे पढ़ा वो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट बन गया। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ इस इंट्रोडक्शन के लिए भी। और सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि जिनका बार्क का रिटर्न अभी क्लियर हुआ है, उनको बहुत बहुत बधाई है। इसमें मैं सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि किसी भी इंटरव्यू में जब आप एंटर करते हैं तो हम बार्क की बात करते हैं। जब से बार्क का किसी का रिटर्न क्लियर होता है तो वो एक स्लॉट देते हैं कि इसी स्लॉट में आपको सेलेक्ट करना है आपको इंटरव्यू की डेट। करेक्ट। उसके बाद आप वहां जाते हैं, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पहले तो वो ये कहते थे कि किस ट्रेनिंग स्कूल में आप जाना चाहते हो, BARC मुंबई, NFC हैदराबाद, IG कारकलपाकम। तो वो भरवाते हैं आपसे प्रेफरेंस कि BARC मुंबई। अभी मेरे को रिसेंट में सुनने में ये आया है कि उन्होंने सारे ट्रेनिंग स्कूल को मिक्स कर दिया है और उस सबकी ट्रेनिंग वाइजैक में होने वाली ओके। तो सर, तो अभी आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस न्यूज कि अभी वो वर्तमान में क्या चल रहा है, लेकिन अगर मान लीजिए ये न्यूज अलग भी हुई कि आपको वो बुलाएंगे मुंबई इंटरव्यू के लिए, उसमें आपसे प्रेफरेंस भरवाएंगे और अगर प्रेफरेंस नहीं है तो वो आपको एक ही प्रेफरेंस देंगे। अब वहां से आपको BARC मुंबई पहला प्रेफरेंस रखना है। अगर अलग अलग चॉइसेस है तो BARC मुंबई ट्रेनिंग स्कूल आप पहला रखिए, दूसरा NFC हैदराबाद रख दीजिए, तीसरा IG कार कलपाकम, तीसरी लोकेशन IG कार कलपाकम रख सकते हैं। करेक्ट। अब यहाँ पे उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है।
फिर उसके बाद आपको टोकन नंबर दिया जाता है, और वहीं पे ब्रेकफास्ट होता है, आपको ब्रेकफास्ट करना है कर सकते हैं। टोकन नंबर दिया जाता है, उस टोकन नंबर के बाद आप वेटिंग रूम में जाते हैं। अगर आप मान लीजिए पहला टोकन नंबर है, इसका मतलब आपका पहला इंटरव्यू है। करेक्ट। और बहुत सारे पैनल होते हैं, 1 2 3 6 7 पैनल होते हैं, और हर पैनल में कम से कम 5 मेंबर, कम से कम 4 तो होगा ही, 5 6 कितने भी हो सकते हैं। अब मैं सबसे पहले लोगों को ये बता दूं, मैंने बार का इंटरव्यू 2 बार दिया था। मैं दिया था 2020 में, मैं सिलेक्टेड नहीं था बीआर से। तो मेरा बहुत एक्सपीरियंस बच्चों को मिलने वाला है, क्योंकि आप 2 बार अपीयर हुए हैं। बहुत बढ़िया। यस, मैं बार का 2020 में दिया था, मैं सेलेक्ट नहीं हुआ था। ओके। ऐसा नहीं था मुझे आता नहीं था, मैं बताऊंगा। 2021 में हुआ, मार्वलस मार्क्स से सेलेक्ट हुआ। मार्क्स सर उसमें आरटीआई से देख सकते हैं, ओके। और बहुत अच्छे रैंक भी थी मेरी उसमें, और मुझे बीआरसी ट्रेनिंग स्कूल मुंबई मिला। तो मैं आपको पूरा गाइड करूंगा कि जब आप इंटरव्यू रूम के सामने बैठते हैं, वहां से लेके इंटरव्यू से बाहर निकलने तक आपको क्या क्या करना चाहिए, आपको कैसा मेंटल स्टेट होना चाहिए। सबसे ग्रेट। पहले आपको टोकन दिया जाएगा कि 1 से 5 क्या नंबर है, उसके आपके हिसाब से वेटिंग हॉल रहते हैं, वहां जाके बैठिए। पहला इंटरव्यू है यदि आपका, तो आप बहुत एडवांटेज में हैं। क्यों? क्योंकि सर मेरा पहला इंटरव्यू था दूसरी बार, और जब मैं पहली बार दे रहा था तो मेरा सेकंड हाफ में था, उसमें तीसरा चौथा इंटरव्यू। तो सबसे पहले मैं इर्रेस्पेक्टिव ऑफ फर्स्ट या लास्ट पोजीशन सबको हटा के मैं बात करता हूँ, आप वेटिंग रूम में बैठे हैं, वहां आपका क्या एटीट्यूड होना चाहिए। सब कई बच्चे क्या करते हैं, वहां डिस्कस करते हैं, अरे क्या पूछ लिया, क्या नहीं पूछ लिया। कई बच्चे क्या होते हैं, बाहर आके सवाल बताते हैं। तो अगर जो बच्चे बहुत धैर्यवान होते हैं, जो शांति से सुनते हैं, सवाल आपको नहीं भी आता हो, तो भी आपको अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है। कई बच्चे सर वहां पे वेटिंग रूम, अभी हम बात कर रहे हैं वेटिंग रूम में, कि वेटिंग रूम में बैठ के क्या नहीं करना है, क्या करना है। सबसे पहले वेटिंग रूम में आप शांत बैठे रहिए। जो आपने पढ़ा है साल भर से, वही काम आने वाला है। पिछले 10 मिनट में यदि आप, क्योंकि बार का इंटरव्यू ऐसा नहीं है कि बताओ डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला पूछ लिया और जो आपको आता नहीं था वहां आपने बता दिया। ये कोई ऑब्जेक्टिव एग्जाम नहीं है। आपकी अंडरस्टैंडिंग जो साल भर है वही काम आएगी। इसलिए आप वहां शांत बैठिए। और मैं यही सजेस्ट करूंगा कि बेफालतू के डिस्कशन में इन्वॉल्व मत होइए। अंटिल अनलेस आपका कोई दोस्त ना हो, आप इंटरव्यू के क्वेश्चंस डिस्कस मत करिए वहां पे, क्योंकि अंटिल अनलेस कहीं ना कहीं वो आपको दिमाग में प्रेशर डाल देगा कि यार ये नहीं बन रहा मेरे से, बताओ। तो और क्योंकि प्रेशर आप, से हमेशा जब स्ट्रेस दिमाग में होगा तो वहां कहीं ना कहीं आप आपकी परफॉर्मेंस लूज हो जाएगी। करेक्ट, तो इससे आप स्ट्रेस में आएंगे। अगर आपका कोई दोस्त हो तो उससे आप कुछ और बातें करिए कि यार कैसा चल रहा है, कुछ भी। स्ट्रेस रिलीज होना चाहिए आपका, स्ट्रेस आना नहीं चाहिए, एटलीस्ट रिलीज ना हो तो आप शांत बैठे रहें। मैं राइट। हमेशा हर इंटरव्यू में शांत बैठा रहता था, किसी से कोई डिस्कशन नहीं, अपना अकेले बैठा हूँ। कुछ पढ़ना भी नहीं है, क्योंकि जो साल भर पढ़ा है वही काम आएगा। अगर मन हुआ कुछ पढ़ना है तो देख लीजिए, जनरली कुछ नहीं पढ़ता था, तब एक इस घंटे एक वेट कर। थंब रूल, कृष्ण, एक थंब रूल निकल के आया कि जब वेटिंग हॉल में हमारे बच्चे वहां पर वेट कर रहे हैं कि उनका नंबर आने वाला है, तो वहां पर वो कोई भी ऐसा काम ना करें कि जिससे अननेसेसरी स्ट्रेस बढ़ जाए। करेक्ट। है ना? एक यस सर। इंटरव्यू का जो नॉर्मल स्ट्रेस होता है कि भाई इंटरव्यू देने आए हैं, वो तो रहेगा। बट अननेसेसरी किसी के क्वेश्चंस में इन्वॉल्व होना और आपसे क्या पूछा उससे एक और पैनिक सिचुएशन माइंड में क्रिएट होना, वो ना किया जाए। करेक्ट, क्योंकि सर आपको एक इंटरव्यू एक बार में ही क्लियर करना है। आपको हर व्यक्ति का थंब, एक एग्जाम एक ही बार में क्लियर करना है, बार बार किसी को एग्जाम नहीं देना। राइट। तो आप अपने आप को मेंटली स्ट्रांग रखिए। वहां पे रखने के तरीके हैं, अगर आपको बहुत गड़बड़ी लग रही है तो लंबी लंबी सांस लीजिए, सर भी बताते हैं कई बार क्लास में। सुदर्शन। यस सर, सर ने तो उसमें एक वीडियो भी बनाया है डीप में कि आप उसको कैसे फॉलो कर सकते हैं, आप उनका यूट्यूब चैनल में देख सकते हैं। तो आपको वहां पे अपने आप को संयमित रखना है। फिर आता है सर आपका टर्न। इसके आपके पहले एक बच्चा जाता है, उस बच्चे का इंटरव्यू हो जाता है, वो आके एज यूजल सभी से क्वेश्चन शेयर करता है, जो पूछते हैं, जिनसे नहीं, जो नहीं पूछते वो डायरेक्ट निकल जाते हैं। अब आपका टर्न आता है। अब आप इंटरव्यू में एंट्री कैसे करेंगे? आप जैसे ही जाते हैं, दरवाजा होता है, दरवाजा खोलते ही आप, यदि कोई लेडी ऑफिसर बैठी है, लेडी साइंटिस्ट रहती है, उसको बोल दिए गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जो भी है उसमें बोलिए। उसके बाद जितने हैं 4 5 है, तो आप बारी बारी से ही बोल सकते हैं गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, या फिर गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू सर, ऐसे करके आप बोल सकते हैं। फिर वहां सीट होती है। ऐसे इंटरव्यू में सर मैं आपको एक बात बताता हूँ, ऐसे इंटरव्यू में शुरू में बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। जैसे मैं गया, अच्छा द्विवेदी जी, अरे द्विवेदी जी आइए, बैठिए बैठिए द्विवेदी जी, मतलब इट इज लाइक कि आपको पूरा कंफर्टेबल करेंगे। मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि वो कहेंगे बैठिए, आपके पूछने से पहले ही बोल देंगे बैठिए। आपको बैठना है, आपका इंट्रोडक्शन होगा, कहाँ से है क्या है। ओके। 5 मिनट यही चलेगा। ओके। मेरे दोनों इंटरव्यू में 5 मिनट यही चला। जो मेरा पहला इंटरव्यू था, उसमें मैं आपको बताता हूँ कि सर हम जब तैयारी करते हैं ना, तो हमको लगता है, हम कोई चीज जब पढ़ते हैं, जैसे सर ने पढ़ाया क्रिटिकल स्पीड स्पीड ऑफ द साउथ, अब उसमें सर इतने मार्वलस क्वेश्चन बन सकते हैं। सर आप थ्योरी ऑफ मशीन में तो सर मतलब इतने मार्वलस क्वेश्चन कराते ही हैं, लेकिन जब वो बच्चा पढ़ता है तो उसको लगता है कि यार इससे बहुत कॉन्फिडेंस आता है। अब मैं इसमें कुछ भी बता दूं, क्योंकि उसे लगता है जो वो पढ़ा गया है वही पूछा जाए। राइट।
इसलिए कॉन्फिडेंस बहुत रहता है मन में। तो बच्चा वही सोच के जाता है, और जब उससे सवाल पूछ लिया जाता है क्रिटिकल स्पीड ऑफ शाफ्ट से, कुछ ऐसा सवाल कॉन्सेप्ट लगा के, एक शाफ्ट लगाई उसमें बहुत सारे डैम्पर्स लगा दिए, कुछ भी लगा के कॉम्प्लिकेट कर दिया। करना उसको बेसिक से ही है, लेकिन अगर उसको कॉम्प्लिकेट कर दिया तो उसका कॉन्फिडेंस डाउन होता है, वो सोचता है मैं क्या करूं, मुझसे तो बन नहीं रहा। तो वो अंदर ही अंदर उस समय घबराता है बच्चा, जो मेरे साथ पहले इंटरव्यू में हुआ था। वो जो वहां के जो क्वेश्चंस होते हैं वो मोर ओवर मतलब नॉट डायरेक्टली बट बेसिक यस, कंसेप्ट यूज करके एप्लीकेशन पे लेके जाते हैं। दे विल क्रिएट करेक्ट। क्वेश्चन देयर। तो सर अभी हम बात कर रहे हैं कि वहां पे जब आपसे क्वेश्चन पूछे और ना बने तो आपकी मानसिक स्थिति ऐसी हो जाएगी, अरे मुझसे नहीं बन रहा, कुछ मत करिए, कुछ मत करिए। आप सामने इंटरव्यूअर से बोलिए सर क्या मैं 1-2 मिनट सोच सकता हूँ, यकीन मानिए सर बार के इंटरव्यू में आपको टाइम की लिमिटेशन नहीं, वो आराम से आपको देंगे 1-2 मिनट। और हालांकि 15 सेकंड बाद ही लगता है कि 1-2 घंटे हो गए हैं, क्योंकि इतना कम टाइम, मतलब वहां पे अकेले होते हैं हम। तो आप सोचिए, और कुछ आपको नहीं समझ में आ रहा तो उनके सामने सर क्रिटिकल स्पीड ऑफ शाफ्ट इतने सारे सिस्टम लगा के उन्होंने पूछा, अच्छा सर तो आप बेसिक से स्टार्ट करिए, क्रिटिकल स्पीड ऑफ शाफ्ट क्या है, फिर वो हिंट देंगे, बेटा इसको ऐसे नहीं कर सकते क्या। हाँ सर कर सकता हूँ। सर सॉरी मैं एक बात बताना भूल गया, वो आपको बैठाते हैं, आपके फेवरेट सब्जेक्ट पूछते हैं। ओके। फेवरेट सब्जेक्ट आपने कुछ भी बताया, चार चार सब्जेक्ट बताने हैं, उसके बाद बोलते हैं ये लो चौक और बोर्ड में लिखो। तो वो आपके पीछे एक बोर्ड रहता है, बोर्ड में लिखना है, और उसको लिखने के बाद आपसे पूरा इंटरव्यू के लिए, अब पहला सवाल मान लीजिए किसी ने बोला फ्लूइड मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, हीट ट्रांसफर, और जनरली लोगों का सर थर्मोडायनामिक्स, बेसिक थर्मोडायनामिक्स, ये सब्जेक्ट होते हैं। एक बताना चाहता हूँ, थर्मोडायनामिक्स में आप बोलिए बेसिक थर्मोडायनामिक्स, अप्लाइड थर्मोडायनामिक्स से वो सवाल ताकि ना कर पाए, क्योंकि थर्मोडायनामिक्स वेक हो गया ना। हीट एंड मास ट्रांसफर नहीं बोलना है, हीट ट्रांसफर बोलना है, एफएम नहीं बोलना है, फ्लूइड मैकेनिक्स बोलना है। ये सort बेसिक चीजें जो मैं बताना चाहता हूँ सर। उसके बाद आपका कोई भी सवाल होगा, कुछ भी होगा, तो सबसे पहले सर मेरे इंटरव्यू में 3 चीजें बहुत मैटर करती हैं, 4 चीजें मेरे हिसाब से, क्योंकि ये हम टेक्निकल इंटरव्यू की बात करें। पहला नॉलेज, यदि आपको नॉलेज है तो सर आप इंटरव्यू आराम से क्रैक करके उसे बोल सकते हैं। दूसरी चीज है सर कि अगर आपने नॉलेज तो है लेकिन उसे कम्युनिकेट कर पा रहे हैं कि नहीं, कम्युनिकेशन स्किल, मैं संक्षिप्त में बता रहा हूँ जल्दी जल्दी। और तीसरी चीज सर कॉन्फिडेंस। सर मैं इसमें कॉन्फिडेंस से बोलना चाहता हूँ कि बच्चे बोलते हैं सर कॉन्फिडेंस क्या है? मैंने पढ़ लिया ना मैकेनिज्म क्या होता है, मैंने पढ़ लिया कंडक्शन कन्वेक्शन क्या है, मैंने पढ़ लिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, कॉन्फिडेंस क्या है? अगर आपसे किसी ने पूछा है व्हाट इज कंडक्शन, तो कंडक्शन की जो डेफिनेशन है वही बताइए। उसके बाद इंटरव्यूअर आपको कॉन्फिडेंस चेक करेगा, वो चुप रहेगा, कुछ नहीं बोलेगा। अब अगर आपने उसके बाद बताना चालू किया कुछ और, इसका मतलब उसने आपको रोका नहीं, तो आप रुके नहीं, और आप सोच रहे हो मैं उसको और बता दूं ताकि वो और खुश हो जाए। नहीं, यहाँ पे आपने जितना बताया है उतना ही सही होना चाहिए, उतना सही है, और उससे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, ये दिखाता है आपका कॉन्फिडेंस। जैसे आप रुक गए, आपसे पूछे स्ट्रेस क्या है, अब सर एंड डोंट ओपन योर कार्ड्स कि जितना ऑब्जेक्ट करेक्ट, चलोगे जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उसका उतना ही आंसर करिए, सो दैट अगर उसके आगे का क्वेश्चन पूछा जाए तो यू विल बी रेडी टू आंसर दैट। करेक्ट। मतलब आपको स्ट्रेस पूछा तो पीवाई ये बता के, मतलब एक प्रॉपर डेफिनेशन बताइए, पीवाई ये नहीं। उसके बाद ये मत बताने लगे सर स्ट्रेस नॉर्मल होता है, सीयर होता है, सीयर ऐसे लगता है, उन्होंने करेक्ट। पूछा क्या, नहीं, आप वहां पे चुप हो जाइए। और उसके बाद इंटरव्यू में ध्यान रखिए, उनको ज्यादा से ज्यादा सवाल पूछने दीजिए। जब वो ज्यादा से ज्यादा सवाल पूछेंगे तो आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ेंगे। करेक्ट। तो कॉन्फिडेंस, ये है कॉन्फिडेंस की डेफिनेशन की, जितना मैंने बताया है उतना ही सही है और उतना ही बताना था। उसके बाद आप चुप हो जाइए। इंटरव्यू में अगर तब भी चुप रहते हैं तो बोल दीजिए सर दिस ऑल फ्रॉम माई साइड। चौथी चीज सर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कॉन्फिडेंस नॉलेज हो गया, फिर उसके बाद आपका कम्युनिकेशन स्किल हो गया, फिर उसके बाद सर कॉन्फिडेंस हो गया। तो चौथी चीज है मेरे हिसाब से कि प्रैक्टिस। सर इंटरव्यू की प्रैक्टिस लोग कैसे करें? इंटरव्यू का क्या, 3-4 मॉक इंटरव्यू दे दें। मॉक इंटरव्यू देने के बाद भी आपको ये समझ में आएगा कि यार कहीं ना कहीं मेरे को खुद से भी प्रैक्टिस करनी है। तो प्रैक्टिस सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप आईने के सामने खड़े होके इंटरव्यू का कोई भी इंटरव्यू हो, ये सब में कॉमन है, आप कोई भी चीज पढ़ रहे हैं उसको बोलने का प्रयास करिए, अपने एक्सप्रेशन देखिए, अपने आप को देखिए कि क्या कितना बोलना था उतना बोल रहा हूँ। तो ये प्रैक्टिस करिए, खुद से खुद का अभ्यास, खुद का परीक्षण कीजिए, खुद के द्वारा खुद के लिए अभ्यास करिए। तो ये एंड वन प्रैक्टिस है। पॉइंट वन ये पॉइंट चार हियर कि बच्चे, कई बार बच्चे क्या होते हैं उनकी आंसर करते समय वॉइस इतनी डिम होती है कि बोर्ड मेंबर्स आर नॉट इन अ पोजीशन टू लिसन कि उन्होंने क्या बोला। दिस यस सर, ऑल्सो द लैक ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स। और बार बार बोर्ड मेंबर, अगर एक भी बोर्ड मेंबर ने बोला पार्डन पार्डन व्हाट यू हैव सेड, आई हैवंट अंडरस्टूड, तो ये बड़ा निगेटिव इंप्रेशन जाता है। तो मेक योर वॉइस टू बी नॉट वेरी लाउड, मतलब ऐसी नहीं होनी चाहिए कि एग्रेशन दिखे उसमें, लेकिन वॉइस ऐसी होनी चाहिए जो क्लियर हो और एक बार में आपका आंसर ऑल मेंबर्स कम से कम सुन लें कि आपने क्या बोला। यस सर।
करेक्ट करेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब आपसे पूछे सवाल, तो दो चीजें हैं। आपकी आवाज उनको सुनाई देनी चाहिए, और उनकी आवाज, यदि उनका क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप पूछ लीजिए, सर क्या आप यही पूछना चाहते थे? आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप बोलिए कि रिकॉर्ड करके पूछिए कि सर आपने ये बोला, इसका मतलब क्या आप ये पूछना चाह रहे हैं। यकीन मानिए वो बहुत हेल्प करते हैं। ये हो गई कि कॉमन चीजें क्या रखनी है। पहला चीज, जब वो सवाल देते हैं सर, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा कि भोपाल में बिरला मंदिर है सर, वो बहुत हाइट में है, वहां ओके। वहां उन्होंने बोला, गए हो? मैं बोला नहीं गया सर अभी तक। बोले क्यों नहीं गए? मैं समझ गया वो बहुत हाइट में है तो पंप का सवाल पूछेंगे। मैं समझ गया था वो पंप का सवाल पूछेंगे। उनका था कि पंप वहां पानी कैसे पहुंचाओगे, पहुंचाने के बाद जो पंप की पावर निकालिए। उन्होंने कुछ नहीं दिया, बोला पावर कैसे निकालोगे? अब कोई कह देता सर पंप की पावर निकालने के लिए सर VW2U2 रो क्यू इंटू VW2U2 जो लगाएंगे। अब ये कितना वेग आंसर है। आप इस सवाल को एक ऐसे चीज बता रहे हैं कि मतलब क्या उन्हें अगर फॉर्मूला पूछना होता तो क्या वो ऑब्जेक्टिव पेपर लेते नहीं? आपका लिया ना, आपसे वो क्या पूछना चाह रहे हैं? तो आप सीधा बताइए सर एक रेजरवायर यहाँ पे है, दूसरा रेजरवायर यहाँ पे है, और जब आप ये बोर्ड में लिख रहे हैं, और मान लीजिए जब आप ये सोच रहे हैं, तो जो सोच रहे हैं ना उसको बोलिए आप। क्योंकि सर होता क्या, जब मैं बोर्ड में लिखता हूँ तो मेरी बैक आपके साइड होगी, इंटरव्यूअर की साइड होगी, तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ये सोच रहा हूँ कुछ। तो इंटरव्यूअर वहां आपको आपको खड़ा ऐसे नहीं किया है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है आपको सुनना, उसको बताना पड़ेगा। तो आप ऐसे सोचिए। सर उसने कुछ ऐसा मेरे से एक सवाल पूछा था कि सर हीट ट्रांसफर का सवाल था, एक सिलेंडर हेजल चार्ट करते हैं ना सर हम, तो टाइम के साथ साथ भी टेम्परेचर बॉडी का कम होता है, हम्म। और एक्स के साथ साथ कम होता है। सर जनरली हम अपने गेट के सिलेबस में, इंजीनियरिंग सर्विसेज के सिलेबस में हेजल चार्ट को इंक्लूड नहीं करते, पढ़ते नहीं उतना, थोड़ा सा किए। उन्होंने मेरे से क्या किया सर, एक सिलेंडर लिया, बोला इसमें टाइम के साथ साथ ग्राफ बनाते जाओ, और एक्स के साथ साथ भी ग्राफ बनाते जाओ, और इस Correct. टाइम पे। अब ये सवाल बहुत बेसिक सा सवाल है, जब आप इसे सोचेंगे ना दिमाग से तो आपसे बन जाएगा। मैंने वहां पे सोचा सर, एक मिनट सर मैं थोड़ा सोच सकता हूँ। अच्छा, मैं बोर्ड में गया तो मैंने बोला टी इक्वल टू जीरो पे मैक्सिमम टेम्परेचर हर जगह होगा, हम्म। हर पूरे रेडियस में मैक्सिमम, पूरे डायमीटर में मैक्सिमम टेम्परेचर होगा सॉलिड में। क्यों? क्योंकि अभी जस्ट फर्नेस से निकाला है, ये मैं सोच रहा हूँ, That is the starting point. Correct. ये मैं सोच रहा हूँ और बोल भी रहा हूँ। तो जब मैं सोच रहा था ऐसे और बोल भी रहा था तो मैं बना भी रहा था, तो ये सुन रहे थे। फिर मैंने सोचा जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, तो हुआ क्या कि मैंने एक्स एक लाइन सर यहाँ पे बना दी, उसके नीचे से दूसरा लाइन फिर ऐसे बोला सर सेंटर पे मैक्सिमम रहेगा, यहाँ पे कम रहेगा, तो सर ये। बोले एक बात बताइए द्विवेदी, वो सीधा रेस्पेक्ट से, द्विवेदी से एक बात बताइए, आपने पॉइंट नीचे क्यों ले लिया? एक ही पॉइंट से बनाइए ना। मैंने बनाने लगा, बोले हाँ ऐसा। फिर मैंने फिर गलत बनाया, तो फिर उन्होंने हिंट दिया, फिर मैंने सही किया, फिर मैंने फिर कुछ गलत किया, फिर मैंने इट सही मीन्स किया। इट मीन्स जब आप बोर्ड पे कोई चीज बना रहे हो या कोई चीज लिख रहे हो तो उसके साथ जो आपके दिमाग में चल रहा है वो एक तरह से वोकल में भी आना चाहिए। करेक्ट, ये अगर बहुत जरूरी है सर। बोलते हुए करोगे, बिकॉज आपने सही बोला कि एग्जामिनर तो आपकी पीठ को देख रहा है, आपके बैक को देख रहा है, बट वॉट यू आर राइटिंग, वॉट इज ट्रेवलिंग इन योर माइंड, वॉट इज रनिंग इन योर माइंड, अगर वो साथ साथ सुनेगा तो ही मे बी इन करेक्ट पोजिशन टू एसेस कि वाकई में स्टूडेंट नॉलेजेबल है, वो कोशिश कर रहा है। करेक्ट। और सर इससे ये भी पता चलता है कि बच्चा ने अगर सही आंसर नहीं दे पाया है, एटलीस्ट उसके सोचने की इतनी क्षमता है कि वो ये भी सोच ले रहा है, यही सोच ले। दैट इज द पॉइंट कृष्णा, यही पॉइंट अभी हम बोल रहे हैं कि एटलीस्ट वो एसेस तो कर पाएगा कि बच्चा एक सोचने का दिमाग चला पा रहा है इस लेवल तक। करेक्ट। और मे भी पॉसिबल इसमें है मैं कि चीज मिस हो गई तो आंसर सही नहीं हो पाया, बट वो छोटी सी चीज ही मिस हुई ना, बाकी चीज की तो उनको नॉलेज मिल गई कि आपका दिमाग सही चला है। ऐसे इंटरव्यूज में सर अप्रोच देखते हैं, जनरली मेरे सीनियर्स भी कहते हैं अप्रोच देखते हैं। अप्रोच का मतलब ये नहीं है कि आप उल्टा सीधा सोच के आंसर सही लाना है, अप्रोच का सिर्फ मतलब ये है आपको हिंट भी देते हैं सर। जब हम कहीं फंसते हैं सर तो हिंट देते हैं। जैसे मैं एक सवाल में 10 मिनट तक फंसा रहा, मैंने बहुत सारे तरीके से उनको दिखाया सर मेरे से नहीं हो रहा ये वो, उन्होंने एक हिंट दिया, मैंने वो हिंट पकड़ के आंसर कर दिया। वो सब क्वेश्चन था थर्मल टाइम कांस्टेंट। उस टाइम कांस्टेंट पे, थर्मल टाइम कांस्टेंट पे सवाल था सर वो। ओके। तो उस टाइम, अब चूंकि ये 4-5 साल पुराना इंटरव्यू हो गया मेरा, तो उसमें सर ऐसा था कि मतलब सर 2 से 3 साल पुराना हो गया, उसमें ऐसा था कि मेरे को टाइम कांस्टेंट के हिसाब से ये बॉडी ज्यादा रिस्पॉन्ड कर रही है, कम रिस्पॉन्ड कर रही है। तो वहां पे हम रेफरेंस एम्बियंट का लेते हैं। तो मैं क्या हो रखा था कि एम्बियंट का रेफरेंस ना लेके सर मैं थोड़ा सा बॉडी का इनिशियल टेम्परेचर का रेफरेंस लेने लग गया। ओ राइट राइट। तो गलती हो गई मेरे से वहां से। तो वो दैट बार बार मुझे बोलते हैं। दैट वी स्टडी इन द टाइम कांस्टेंट फॉर अ लंप ना, वही थर्मल टाइम कांस्टेंट। Yes। तो अब उन्होंने मेरे को बोला कि आप इसको ध्यान से सोचो सोचो। फिर मैंने 5 से 7 मिनट बाद सर मैंने उनको बताया सर हाँ हाँ सर ये इसलिए ऐसा हो रहा है तो ये इसलिए ऐसा जाएगा।
तो ये चीज इंपॉर्टेंट है कि आप जो हिंट दें, अगर आपने हिंट पकड़ के आंसर सही कर दिया आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ जाएंगे। जो सवाल आपको नहीं बनता है, एकदम नहीं सुना है, एकदम नहीं सुना है, जैसे सर उन्होंने मेरे से एक सवाल पूछा था कि बाउंड्री लेयर पूछा, और बाउंड्री लेयर के बाद उन्होंने मेरे से एक चीज ये पूछ लिया कि एक बार बताओ, सुई है, अब सुई के ऊपर मैं सुई जैसी चीजों में फ्लोट फ्लूइड फ्लूइड फ्लो करा दूं, तो वहां पे बाउंड्री लेयर बनेगी कि नहीं? मैंने बोला सर बनेगी। उन्होंने मेरे से बोला इसको माइक्रो लेवल में कैसे देखते हो तुम? अब सर माइक्रो लेवल में जब हम कोई चीज देखते हैं तो वहां पे कंटिन्यूम कंसेप्ट वैलिड नहीं होता है। नहीं होता, इवन पर्टिकुलर इज ऑल्सो नॉट वैलिड। इवन बाउंड्री लेयर थ्योरी भी वैलिड नहीं, क्योंकि आप मॉलिक्यूल्स को देखने लग गए। तो मैंने बोला सर मुझे इतना ही पता है, इसके बाद सर और क्या होगा? आई एम नॉट एबल टू। एक्चुअली यू वर नॉट इन अ पोजीशन टू आंसर बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन। वहां पर जो टेक्निक्स यूज होती है माइक्रो लेवल पे, दैट इज लैटिस बोल्ट्जमैन मेथड, मॉलिक्यूल बाय मॉलिक्यूल। आपने बोला ना मॉलिक्यूल अप्रोच पे आ जाते हैं, मॉलिक्यूल बाय मॉलिक्यूल स्टडीज कॉल्ड लैटिस बोल्ट्जमैन मेथड। वो एडवांस फ्लूइड मैकेनिक्स में बच्चे पढ़ते हैं जब वो पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह में जाते हैं। करेक्ट। अब सर मैं इसका आंसर नहीं जानता था, मैंने बोला सर मुझे इतना ही आता है, इसके बाद मुझे नहीं आता। सर दूसरी चीज ये है कि हिंदी में दे या इंग्लिश में दे, सर अगर सामने साउथ के कोई साइंटिस्ट बैठे हैं, आपको समझ में आ जाएगा, तो आप उनसे पूछ लीजिए सर क्या मैं अपना आंसर हिंदी में दे सकता हूँ? मुझे भी साउथ बिल्कुल फील फ्री टू आस्क दिस रिस्पेक्टफुली, सर विल यू बी इन अ पोजीशन टू अंडरस्टैंड इफ आई एम आंसरिंग इन हिंदी, तो ये पूछ सकता है बच्चा, ठीक है। तो वो सर अलाउ कर देते हैं। तो सर यहाँ पे हमने इसका क्या हिंट दें तो उसका आंसर कर सकते हैं। और कोई भी क्वेश्चन को अप्रोच आप एकदम बेसिक से करिए, एकदम बेसिक। जैसे सर अगर मुझसे कोई बोलता है कि बर्नौली इक्वेशन डिराइव करिए, तो बर्नौली इक्वेशन डिराइव करिए तो बच्चा एकदम बेसिक से चला जाए, क्योंकि उसने डिराइव करके रखे, क्लास में करवाते हैं, पढ़ रखे हैं। बट अगर वहीं उससे कुछ ऐसा सवाल कर दिया जाए कि आप एक मशीन डिजाइन में सर एक क्वेश्चन होती है यूपीटी से, यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी से टॉर्क निकालते हैं। अब टॉर्क में वहां पे म्यू कांस्टेंट होता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अगर म्यू को बोले रेडियस के साथ वेरी हो रहा है, तो जो बच्चे बेसिक से नहीं जाएंगे वो डायरेक्ट कुछ लोग फॉर्मूला लिखेंगे या कुछ लोग बनाएंगे चित्र, मतलब फिगर बनाएंगे, उसमें बोलेंगे कि एक एलिमेंट लिया, आर डिस्टेंस पे जाके एक एलिमेंट लिया, फिर वहां पे फोर्स निकाला, फिर टॉर्क होता है फोर्स इंटू रेडियस, फोर्स में म्यू आया, म्यू को वेरी करा के इंटीग्रेट करके निकाल दिया। राइट। अगर आप इसमें बेसिक से जाएंगे तो आपको ऑटोमेटिकली चीजें आएंगे, और अगर कहीं फंस गए हैं तो यकीन मानिए इंटरव्यूअर आपको बोलता है ये होता है। ये होगी दूसरी चीज कि एकदम सारे क्वेश्चंस को बेसिक से अप्रोच करिए। यदि आपको नहीं नहीं सोच पा रहे हैं जल्दी से एकदम कुछ है, सर उन्होंने एक मुझे सवाल पूछा था, एक सिलेंडर है, इनफाइनाइट लेंथ का सिलेंडर है, ओके, इनफाइनाइट लेंथ का सिलेंडर है। उस सिलेंडर को मैंने क्या किया कि अचानक से उसमें एक फ्लूइड था, फ्लूइड को अचानक से प्लेट्स लगा रखी थी, और उस प्लेट को हटा दिया तो वो फ्लूइड अचानक से एकदम नीचे गया, और जब वो अचानक से नीचे गया तो सब उसमें उन्होंने मुझसे ये पूछा कि इसमें टेम्परेचर का डिस्टेंस के साथ ग्राफ बनाओ, टेम्परेचर का डिस्टेंस के साथ ग्राफ बनाओ। फिर उन्होंने बोला, मैंने इसको तुरंत इंसुलेट किया, तुरंत हटा दिया, और इंसुलेशन जब हटाया तो उसके बीच कुछ टाइम था। तो उन्होंने मुझसे ये पूछा कि अब इसमें, ये पहले इंटरव्यू के सवाल है। दूसरा सवाल उन्होंने मुझसे पूछा कि ये पहला हो गया, दूसरा सवाल उन्होंने मुझसे पूछा, एक सिलेंडर है, सिलेंडर गर्म है, और उससे 10 मीटर दूर एक एयर है, वहां से लेके सिलेंडर की सरफेस तक टेम्परेचर वेरिएशन दिखाओ। अरे ग्रेट, सारे बाउंड्री लेयर, हाँ सारे बच्चे पढ़ते हैं बाउंड्री लेयर और फ्री फ्री कन्वेक्शन का टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन सबको। उसके बाद उन्होंने बोला एक सिलेंडर के अंदर ही एयर है, उसका भी टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन दिखाओ। ओके, फिर उसके बाद बोला सिलेंडर में भी दिखाओ। तो मैंने सर क्या हुआ कि उस पहला इंटरव्यू था मेरा बार का, तो मैंने उसमें टेम्परेचर का ना बना के वेलोसिटी का बाउंड्री लेयर बना दिया। ओहो, और जब वेलोसिटी में आप देखे हो, वेलोसिटी में देखोगे बीच में मैक्सिमम होता है जो बाउंड्री लेयर हो जाती है। तो मेरे से उन्होंने बोला ये तुमने किसका बनाया है? मैंने बोला सर टेम्परेचर का बनाया है। उन्होंने 2 बार बोला किसका बनाया है? मैंने बोला सर टेम्परेचर का बनाया है। अब देखिए सर 2 बार उन्होंने हिंट दिया मेरे को, 2 बार हिंट दिया कि ये तुमने बनाया, टेम्परेचर किसका बनाया है? मैं बोला सर टेम्परेचर। बोला ठीक है फाइन। और सर हिंट देंगे लेकिन आंसर तो नहीं बता सकते ना। आंसर तो नहीं। ये उनका एक और सवाल था, मेरे से बोला कि यार एक बात बताओ, एक मटेरियल है, मतलब उन्होंने बोला मेरे से कि यूटीएस में फेल हो रहा है, मतलब यूटीएस हम देखते हैं किसी पॉइंट पर और ब्रेकिंग स्ट्रेस देखते हैं, तो यूटीएस पे ज्यादा स्ट्रेस है और फेलियर स्ट्रेस कम है जहां ब्रेक होता है। तो यार यूटीएस में फेल नहीं हो रहा, ब्रेकिंग स्ट्रेस से फेल हो रहा है। बोला यार ये चीज मेरे को समझ में नहीं आती। और बोला देखो तुम ब्रेकिंग स्ट्रेस को लाइन खींचो तो ईल्ड में फेल नहीं हो रहा है, जो ईल्ड के थोड़ा ऊपर जाएगी।
सर अगर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाएंगे तो ऐसे जाता है, पैरेलल लाइन खींचे एक्स एक्सिस के ब्रेकिंग स्ट्रेस को लेके, तो बोले यार यूटीएस में मतलब ये क्या बात है कि यूटीएस में इतना स्ट्रेस है तो नहीं फेल हुआ, ब्रेकिंग में फेल हुआ, और यहाँ पे ब्रेकिंग के बराबर स्ट्रेस इधर है तो वहां फेल नहीं हुआ, ऐसा क्या है? सर वो मुझसे जानना चाह रहे थे ट्रू स्ट्रेस ट्रू स्ट्रेन कर्व। करेक्ट करेक्ट। तो मतलब देखो कृष्णा, यहाँ से एक पॉइंट तो ये बिल्कुल प्रूव हो जाता है कि वो आपका एप्लीकेशन चेक करते हैं, आपका माइंड किस डायरेक्शन में चल रहा है, वेदर इट इज थिंकिंग इन अ राइट वे और नॉट, ये चेक करते हैं। सेकंड, वो हेल्प करते हैं आपको, पूरी पूरी हेल्प करते हैं कि आप अपनी गलतियों को वहां पर पता लग जाए। अगर आपसे कोई जाने अनजाने में हुई है, जैसे फॉर एग्जांपल 2 बार पूछा आपसे कि वेलोसिटी का प्रोफाइल बन गया था, ये किसका प्रोफाइल बनाया है, ऐसे जनरली और इंटरव्यूज में नहीं होते। बट ये मैंने इसरो, डीआरडीओ और बार की 3 एग्जामिनेशन के इंटरव्यूज में ये खास बात देखी है। बिकॉज बिकॉज ऑफ वन थिंग, बिकॉज दीज ये जो तीनों हैं, इसरो, डीआरडीओ एंड बार्क, दीज ऑल 3 आर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कम्स अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो जो रिसर्च के लिए काम करते हैं, रिसर्च का मतलब ही होता है रिसर्च, अगेन सर्च, अगेन सर्च। तो दैट इज द पॉइंट कि वो हेल्प करते हैं कि आपको फाइनल गोल तक पहुंचने की। तो मतलब जो भी आंसर करना है, ये निकल के आया है, उसको बिल्कुल बेसिक से करना है। कहीं गलती होगी तो दे विल डेफिनेटली हेल्प, दे विल गाइड यू, है ना। बट कॉन्फिडेंस अपना लूज नहीं करना है, और कोई बहुत वेक आंसर भी नहीं करना है। कृष्णा, क्या ड्यूरेशन रहती होगी इंटरव्यू की? सर हाँ, मैं वही बताने वाला था सर, मेरे जब पहली बार इंटरव्यू हुआ था, तो यदि बच्चे को एकदम वो कॉन्फिडेंस में नहीं है, वो घबरा रहा है अंदर ही अंदर, बाहर से नहीं, अंदर ही अंदर कि यार अब क्या होगा, अब क्या होगा, आप अंदर से रिलैक्स रहिए, नहीं बनता तो नहीं बनता सर। अब तो जब बच्चा कुछ नहीं बता पाता, घबराता है, तो उसके इंटरव्यू मिनिमम ड्यूरेशन सर 45 मिनट रहती है, 40 से 45 मिनट तो रहती है। रहती रहती है, करेक्ट। तो मेरा पहली बार इंटरव्यू हुआ 45 मिनट। ओके। इसका इसका मतलब ये नहीं है कि 45 मिनट में सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे आप, कभी टाइम से ये मत सोचिए कि मैं सेलेक्ट नहीं होगा, आपका इंटरव्यू अच्छा जाएगा तो आप सेलेक्ट होंगे। सर मेरा दूसरा इंटरव्यू हुआ था, वो 1 घंटे 40 मिनट चला था। ग्रेट। 100 मिनट चला था वो मेरा इंटरव्यू। मैं 10-10 में एंटर किया था, 10-10 से 11-10 और 11-10 से 11:50, मतलब सर मैं लगभग 12 बजे निकला था। और उन्होंने मेरे से इतने सवाल पूछे, इतने सवाल पूछे, और मैं जिसका आंसर मना कर दिया, उन्होंने मेरे से वो आंसर निकलवा लिया, इतने हिंट दिए, इतना हेल्प की, वो आंसर निकलवा लिए, बोले अभी सही नहीं है। मैं बोला अब सर, बोलते हैं थोड़ा और सोचो, मैं सोचते सोचते बोल भी रहा था, तो जब बनाया बोला हाँ अब सही है। तो वो सर पूरा हेल्प करते हैं, और वही देखते हैं बच्चे ने सही दिशा में सोचा, हमने हिंट दिया वो पकड़ लिया। तो सर ये बहुत इंपॉर्टेंट करता है कि सर एक चीज और जोड़ना चाहूंगा सर, मैथमेटिक्स, बिना मैथमेटिक्स के आप ये भूल जाइए कि आपको इंटरव्यू क्लियर होने वाला है। क्यों? क्योंकि सर वो मैथमेटिक्स चेक करते हैं। उन्होंने मेरे से बोला एक सिलेंडर है, उसके बाद एक सिलेंडर के चारों ओर मैंने सिल्वर जोड़ दिया, फिर मैंने प्लेटिनम जोड़ दिया, अब मुझे टेम्परेचर ग्राफ दिखाओ। मैंने दिखाने लगा ग्राफ सर, मेरे से बोले कि जब एल्यूमिनियम से जब तुम सिल्वर गए, तो जो पॉइंट है वहां पर डिसकंटिन्यूटी है कि नहीं। सर ओके। उन्होंने उन्होंने मेरे को फंसाया। मैंने अपने पहले इंटरव्यू में मैंने ये सवाल मेरे से पूछा था कि पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है कि नहीं, वहां पे सर कंटिन्यूअस कर्व है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि दोनों तरफ स्लोप अलग है ना सर। तो अलग। इधर के ऑफ एल्यूमिनियम अलग है, इधर के ऑफ सिल्वर अलग है। तो मैंने उस जगह उस समय बोल दिया सर ये डिसकंटिन्यूअस है, लेकिन मुझे बोलना था कि ये कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल नहीं है। नॉन डिफरेंशिएबल बट कंटिन्यूअस, हाँ। तो मतलब थोड़ा सा सोचना है। और कई बार क्या होता है, जिससे मुझे पता लगा अभी आपसे टॉक करके कृष्णा, कि कई बार हमें आता होता है लेकिन मुंह से गलत वर्ड निकल जाते हैं। करेक्ट सर, इसलिए अभी आपने कहा सर सोचना है थोड़ा सा, और सोचना है। आपको आता है 10 सेकंड सोचिए, क्योंकि सोच के जो बोलेंगे वो आप तो खुद को वेरीफाई कर रहे होते हैं। करेक्ट। और तो इस इंटरव्यू में तो आपके पास टाइम है, आपको तो लिमिट ही नहीं है। मिनिमम भी आप रफली मान के चलो 1 घंटा चलना ही चलना है। 1 घंटे से ऊपर उनका मन है कि आप कितने ब्राइट कैंडिडेट हो और वो कहां तक आपको ले जाए। फॉर एग्जाम्पल इन योर केस 1 hour 40 minutes गया, तो आपको टाइम का तो कोई इशू ही नहीं है कि वो अगला क्वेश्चन नहीं पूछ पाएंगे, वो पूछ लेंगे। थोड़ा सोच के देना है आंसर, और पहली बार में जो आप करेक्ट बोलना चाहते हैं एटलीस्ट मुंह से वही वर्ड निकले। और मैथमेटिक्स में लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, बेसिक ग्राफ्स, लॉग एक्स, एक्स एक्स क्यूब, 1/x³ 4x³, वो कई बार बोलते हैं सर, वो मैथमेटिक्स में कई बार वो कहते हैं कि एक बिना इक्वेशन के जिसने ग्राफ ड्रॉ कर दिया इंटरव्यू में, सर वो बंदा सिलेक्टेड है। सिलेक्टेड है, हाँ करेक्ट। सर उन्होंने मेरे से बोला कि ये बताओ, इसमें 3-4 इक्वेशन बनवा दी, बोला इसमें के वेरी कर रहा है 1+β से, और इसमें 3-4 स्लैब लगा दिए, ये K1 K2 K3, K1 ग्रेटर देन K2 एंड K2 बताए K3 से बड़ा है, लेकिन K3 वेरी कर रहा है 1+β से। अब ओके। बीटा लेस
अब उन्होंने करेक्ट। अब उन्होंने बोला मेरे से कि यहाँ एयर है, यहाँ टेम्परेचर 100 है, इधर टेम्परेचर 20 है, तुरंत तुरंत ग्राफ ड्रा कर। सर यकीन मानिए मैंने वहां पे तुरंत ग्राफ ऐसे ड्रा किया, dt बाई डी एक्स प्रोपोर्शनल टू के स्टडी स्टेट में क्यू इक्वल होगा। करेक्ट। मैंने देखा माइनस के dt बाई डी एक्स बराबर क्यू, क्यू डैश डबल डैश, तो के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो स्लोप अलग अलग होता गया। अलग और अलग। हमें पता है स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन जाएगा क्योंकि वहां वेरी नहीं कर रहा है। वो थर्मल कंडक्टिविटी इसमें वेरिएबल थी, वो पैराबोलिक जाएगा। वो पैराबोलिक जाएगा। सर मैंने क्या किया, फटाफट यहाँ से बाउंड्री लेयर वाला बनाया ऐसे, सर यहाँ पे स्लोप कम, यहाँ स्लोप ज्यादा, और ग्राफ खींच दिया तो यहाँ मतलब से। जितना आप मैथमेटिक्स को फिजिक्स से सपोर्ट दे देंगे और जितना बिना इक्वेशंस की वैल्यू पुट कर करके बना देंगे ग्राफ, वो उतना अप्रिशिएट करेंगे आपको। दैट इज कॉल्ड लर्निंग। यस, यस सर, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि इसने मैथमेटिक्स का यूज किया है। सर आप इतना अच्छे से मतलब स्ट्रॉन्ग पढ़ाते हैं, तो अभी आप फ्री ट्रांसफर पढ़ा रहे हैं, मैं इमेजिन कर पा रहा हूँ कितनी मजा आता होगा क्लास में। सर उन्होंने पूछा था इक्वेशन का टेलर्स इक्वेशन का यूज बताओ। अरे 1000 जगह यूज है हर कोर्स में। डिफरेंशियल एनालिसिस जो हम लोग करते हैं, यस सर, अप्रोक्सीमेशन ही लगाते हैं। यस सर। अब जनरली बच्चे क्या करते हैं, क्यू प्लस डेल क्यू वाई डेल एक्स इंटू डी एक्स, ये टेलर इक्वेशन ही तो है, हाँ। इसमें हायर क्लास को निगलेक्ट कर दिया। सर यही चीज वो चेक करते हैं मैथमेटिक्स में, तो आपको मैथमेटिक्स में बेसिक भाई मैंने टर्म्स लिमिट। मतलब डिफरेंशियल एलिमेंट पे लगाएंगे तो अप टू फर्स्ट ऑर्डर अप्रोक्सीमेट कर देंगे, बाकी के सारे ऑर्डर रिजेक्ट हो गए। सर ये मैं बता रहा हूँ। और इसमें जब बच्चे कोचिंग में पढ़ते हैं सर, जैसे आप पढ़ाते होंगे, तो मैं सर आपकी क्लास में पढ़ता था, आप जो बोलते थे मैं वो भी नोट कर लेता था। मैं जानता था ये इंटरव्यू के लिए चीज है, ये सारी चीज रिटर्न के लिए, ये इंटरव्यू की चीज है। और सर मैं यकीन मानिए मैंने सारे इंटरव्यू में मुझे जो नोट्स पढ़ा, एनपीटीईएल पढ़ लिया था। एनपीटीईएल मेरे पास काफी समय था कोविड में, तो मैंने एनपीटीईएल पढ़ लिया, और कुछ स्टैंडर्ड बुक्स कॉलेज में पढ़ी थी, उनके नोट्स थे, और क्लास की टीचर्स की सुनी सुनी बातों की अंडरस्टैंडिंग जो लिखी थी। Exactly, मतलब बोर्ड पे जो टीचर में मेडी जी ने पढ़ाया है वो तो आपने नोट किया किया, साथ में वो जो अलग से डिस्कशन और चल रहा है वो भी आप कॉर्नर पे नोट करते जाते थे, और बड़े काम के वो डिस्कशन थे। सर और वो इंटरव्यू की चीज है। मैं आपके इस क्वेश्चन से लिंक कर पा रहा हूँ कि मैंने 1000 बार कम से कम क्लास में बताया होगा कि ये टेलर सीरीज अप्रोक्सीमेशन हम लोग कैसे यूज करते हैं, कहाँ कहाँ करते हैं, और होता क्या है हर बच्चे करते हैं लेकिन उन्हें मालूम नहीं होता कि ये टेलर सीरीज अप्रोक्सीमेशन है। करेक्ट है सर, अब यस सर। सेम लाइक अ फोरियर फोरियर, यस सर। फोरियर सीरीज, मतलब समेशन ऑफ एनी हार्मोनिक फंक्शन कैन बी रिटन एज वन हार्मोनिक, दिस इज फोरियर्स कंट्रीब्यूशन। अब यही वो पूछ यस सर, लेंगे, करते सब है लेकिन उनको ये मालूम नहीं है कि एग्जैक्टली यही होता है। वो सर, यस सर, वो अवेयरनेस चेक करते हैं कि चीजों में यस। कितनी अवेयरनेस। और हम इतने योगी तो हैं सर कि मेडिटेट डेली करते हो कि हम हर सब्जेक्ट की अवेयरनेस तुरंत पकड़ लें, वो हमारी प्रैक्टिस से आ जाएगी, तो हम प्रैक्टिस कर लेंगे इंटरव्यू की। तो सर ये चीजों का जरूर ध्यान रखना है। और सर जब आपका समय बीतता जाता है तो कई बार ऐसा सवाल होता है जो एक सवाल आपने गलत कह दिया था, सॉरी सर ऐसा कह सकते हैं, सर मैं आई वांट टू कैन आई से समथिंग, तो बोलेंगे यस कहो, तो बोलेंगे सर जो आपने उसका सवाल पूछा था सर मेरे हिसाब से उसका ये होगा, तो वो कहेंगे ओके ओके, अगर वो सही है तो बोलेंगे मतलब ओ कोई इट्स फाइन। कोई कोई क्वेश्चन का आंसर अगर आपने गलत किया है और इंटरव्यू आपका आगे निकल गया है तो आप उसको उस समय फिर बैक ला सकते हैं, दे गिव परमिशन, अगर आप हम्बली उनसे रिक्वेस्ट करें तो। यस सर, तो इन सब चीजों का ध्यान रखना है इंटरव्यू में। और बार के इंटरव्यू में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, 4-5 पैनल बैठता है, आप जो सोच रहे हैं उनको अपने, जो जो आपका दिमाग, अगर आप उनके पास एक डिवाइस होती है जो आपके दिमाग में क्या चल रहा है देख पाते, तो वो इंटरव्यू नहीं लेते, घर में ही बोलते सोचो, और आपसे बोलते हाँ सही सोच रहा है। तो आपको अपने थॉट्स उन तक पहुंचाने हैं बोल के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना इसके एक अच्छे बच्चे का भी सिलेक्शन रुक जाएगा। हाँ अब ये बात अलग है कि वो जल्दी जल्दी लिख दे और बाद में समझा दे। मतलब लिखते समय बोलना भी है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है उनके पास पूरा कंटिन्यूस रीडिंग होनी चाहिए, करेक्ट है सर, है ना, यस सर। तो सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड कि आप कहां तक सही सोच पा रहे हो, कहां थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है, तो वहां वो आपको गाइड करने की कोशिश करेंगे और फिर आपकी मिस्टेक को सही कराएंगे, और अगर आप वो कर लेते हैं तो इट गोज ऑन अ वेरी गुड इंप्रेशन। और ये एक दिन में नहीं होगा, ये आपको खुद से, जो मैंने बोला था चौथा पॉइंट, ये खुद से खुद के लिए अभ्यास, वो तब आप बोलते जाएंगे, दोस्तों के साथ डिस्कस करते जाएंगे। करेक्ट। सर एक सवाल पूछना चाहूंगा, एक सवाल पूछा था उन्होंने मेरे से नहीं, मेरे फ्रेंड से। उन्होंने पूछा एक रॉड है, उस रॉड को मैंने एक फोर्स लगाया, अब जब मैंने फोर्स लगाया तो उसमें स्ट्रेस का वेरिएशन एक्स के साथ बताओ, मतलब रॉड की लेंथ के साथ स्ट्रेस का वेरिएशन बताओ। कोई बच्चा कहेगा फोर्स लगाया, पी बाई ए स्ट्रेस कांस्टेंट। गलत। यदि आपने रॉड पे फोर्स लगाया है तो उसके मॉलिक्यूल्स, एक तरह से आपने उसके मॉलिक्यूल्स को खींचने की कोशिश करी है। तो सर एक्चुअली वही न्यूटन लॉ लगा के, पी बराबर एम ए, फिर उसमें स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट लगा के ए
धीरे धीरे एक्स के साथ कम होता जाएगा, और ऐसे कर करके वहां पे वो स्ट्रेस का वेरिएशन पूछ रही थी पूरे फ्रेंड से। ये मैंने जल्दी जल्दी में बताया है, इसको थोड़ा सोच के करेंगे, एग्जैक्ट वैल्यू निकलती है और वेरिएशन होता है स्ट्रेस का। तो मतलब सर, वो अब ऐसा कोई बच्चा सोचेगा इसका आंसर पीवा ये तुरंत बता देगा। अगर इंटरव्यूअर ने पूछा है तो यकीन मानिए इसका आंसर डिटेल में आपको सोच के देना है। अगर आपने तुरंत बोल दिया पीवा ये, अच्छा पीवा ये, श्योर किसी सर भी मैं एक मिनट सोच। को बहुत हरी में नहीं देना है, बिकॉज इट इज अ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर जो आंसर है वो बहुत सोच के दिए जाएंगे। यू मस्ट टेक योर टाइम। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है निकल के आया। आपको एक यस मिनट भी लग जाए तो वो कोई हार्म नहीं करके जाएगा आपको, इट विल गो इन योर बेनिफिट। सर, तो सारे क्वेश्चन का बेसिक से आंसर करिए, अपने ऊपर यकीन रखिए और अंदर ही अंदर काम रहिए कि नहीं बना तो नहीं बना सर, नहीं आता। अगर आपने नहीं आता बोला ना तो वो हिंट देंगे, और हिंट आप पकड़ के आंसर कर दीजिए। करेक्ट, बहुत बढ़िया, बहुत यही बढ़िया। चीज है, आप ना बोलिए और वो हिंट देंगे, और पक्का हिंट देंगे यदि। और सर कई बार ये होता है कि डीप सवाल पूछते हैं कॉम्प्लेक्स, तो उसमें इंजीनियरिंग मैकेनिक्स लगती है, एफबीडी बनाओ, ऐसा करो वैसा करो। तो वो आपको सॉम पढ़ते हैं इतने दिनों से, और आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है तो आपको वो चीज बेसिक आती है अपनी। तो मैं एक एक्स्ट्रा पॉइंट यही ऐड करूंगा सर, मैथमेटिक्स को बहुत अच्छे से रखें, बेसिक मैथमेटिक्स। कई इंटरव्यू में, चूंकि ये बार का है तो हम इसरो की बात नहीं करेंगे, बट मैं जोड़ देता हूँ, इसरो के इंटरव्यू में पूछ लिया है मैट्रिक्स क्या है, डिटर्मिनेंट क्या है। तो ये सब चीजें यहाँ नहीं पूछी जाएंगी, लेकिन पक्का यकीन मानिए वो सॉम में सिग्मा वन सिग्मा टू सिग्मा थ्री आइगन वैल्यू होती है मैट्रिक्स के अंदर। जहां सब जीरो कर दें तो वो प्रिंसिपल स्ट्रेस आ जाता है सर। अब मैट्रिक्स में जो डायगोनल वैल्यू होती है, अगर अपर एंड लोअर ट्रायंगुलर सब जीरो हो गए, मतलब डायगोनल मैट्रिक्स हो गई, तो वो सिग्मा वन सिग्मा टू सिग्मा थ्री प्रिंसिपल स्ट्रेसेस होते हैं। तो वो कोई वैल्यू देंगे और कहेंगे इसमें ये स्ट्रेस, ये एक बॉडी में एट अ पॉइंट स्ट्रेस का वो है। अब इसमें आप सिग्मा वन सिग्मा टू सिग्मा थ्री निकालिए। अगर किसी बच्चे ने थ्री डी, अब सो कि सर थ्री डी स्टेट ऑफ स्ट्रेस है, हम वो पढ़ते नहीं है सॉन्ग में, उसका एनालिसिस। अगर कोई बच्चा मैथमेटिक्स जानता होगा तो वो कहेगा, और ये कॉन्सेप्ट जानता होगा तो वो कहेगा सर मैं इसको डायगोनल मैट्रिक्स में कन्वर्ट करता हूँ, और वो वैल्यू सिग्मा वन सिग्मा टू सिग्मा थ्री प्रिंसिपल स्ट्रेस आ गई सर। बहुत बढ़िया, मतलब क्या सपोर्ट है मैथमेटिक्स का इंजीनियरिंग में, वो चेक करते हैं। वो बिल्कुल चेक तीन करते चार हैं सर मैथमेटिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट निकल के आई हैं कि मतलब एक टाइम लेके आंसर करना है, हरी में आंसर नहीं करना है। और अगर वो आपको कुछ बोल रहे हैं तो उनकी बात को वैल्यू करना है और उस चीज को लेके अपने आंसर को करेक्ट करना है ना। सेकंड, जब आप रूम में बाहर वेट कर रहे हैं वेटिंग हॉल में, तो पैनिक नहीं होना है, ज्यादा क्वेश्चंस में इन्वॉल्व नहीं होना है, मतलब माइंड को बिल्कुल फ्रेशनेस लेवल पे ही रखना है। और जब आप आंसर कर रहे हैं बोर्ड पे तो आपको जरूर जो आपके दिमाग में चल रहा है वो थोड़ा अगर वोकल में भी आपके आएगा तो एटलीस्ट दे कैन अंडरस्टैंड, दे कैन लिसन, आप पूरा सोच क्या रहे हो। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम लोग 100% सोचते हैं, उसमें 80% सही होता है, तो गलती 20% हो रही होती है। अब अगर आपने मुंह से नहीं बोला तो वो तो सिंपल देखेंगे, इट इज अ रॉन्ग आंसर। मुंह से बोल के लिखा तो एटलीस्ट उस रॉन्ग में भी 80% आप करेक्ट हो, सो दे विल कम टू नो, है ना। तो ये चीजें निकल के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई और बड़े अच्छे वे से आपने गाइड किया। सर एक लास्ट पॉइंट ऐड करूंगा, वो ग्राफ बेस्ड सवाल ज्यादा पूछते हैं। ओके, वो बोलेंगे ऐसा हो रहा है, ऊपर एक बॉल गिर रही है, बॉल पानी में गई, पानी में जाने के बाद उसका आप बनाओ वेलोसिटी का ये एक्स। इस कन्वर्सेशन से क्लियर भी हो गया, क्योंकि आज ही मेरे ख्याल से आपसे पूछे हुए आपने 6-8 क्वेश्चंस जो डिस्कस किए हैं उसमें हर एक में ग्राफ था कि आप स्ट्रेस का यस ग्राफ सर। बनाओ, आप टेम्परेचर का ग्राफ बनाओ, आप इसका ग्राफ बनाओ, उसका ग्राफ बनाओ। तो मतलब हम तो, और जहां ग्राफ बेस्ड पूछ रहे हैं वहां मैथमेटिक्स तो इन्वॉल्व भी है। हाँ, और बिना इक्वेशन के अगर आपने मैथमेटिक्स से ग्राफ ड्रॉ कर दिया, यकीन मानिए वो सबसे ज्यादा खुश वही हो जाते हैं सर। ये दूसरी बार बोला है आपने। ग्रेट 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 ग्रेट, बहुत यही था बढ़िया। सर मेरा एक्सपीरियंस बार्क का, और मैंने लगभग सारी चीजें कवर करने की कोशिश करी है। बस जब भी इंटरव्यू में कोई सवाल ना बने, ये तो हो गई ना बने, उसको थोड़ा सोचिए और बेसिक से शुरू करिए। यदि आपसे पूछ लिया कि तुम मेरे को कुछ भी पूछ लिया, तो आप जो उसका एकदम बेसिक कीवर्ड है उसकी डेफिनेशन बना के शुरू कर दीजिए। बहुत बढ़िया। उसकी डेफिनेशन शुरू कर दीजिए। आपसे कुछ ऐसा पूछ लिया कि मुझे तुम ट्रांसमिसिबिलिटी इक्वेशन ड्राइव करके दिखाओ, अब आपके दिमाग में आ रहा है क्या कर रहा है, क्या करूं सर, ट्रांसमिसिबिलिटी। ट्रांसमिसिबिलिटी कैसे डिफाइंड है, ये क्यों टर्म पिक्चर में आया, वहां से निकालते हुए आगे बढ़ो। हाँ, ऐसे करिए तो आपके अंदर खुद पिक्चर बनती जाएगी और आप खुद आंसर करते रहेंगे। एंड और एंड जहां पे नहीं बन, आप बेसिक से बहुत अच्छे से जानते हैं। हो सकता है आपसे फाइनल मोमेंट पे डिराइव करने में कोई चीज मिस हो गई हो, लेकिन आप बेसिक उसका बहुत अच्छे से जानते हैं। और जब आप उसे बहुत बढ़िया। ड्राइव करने जाएंगे तो जहां रुकेंगे वो आपको बोल बहुत देंगे ये हिंट है, पकड़ लो। तो बहुत सर यही सब है बात के इंटरव्यू में।
और बहुत सभी अच्छा कैंडिडेट रहा। और ये जो आपने गाइडेंस दी है कृष्णा, ये जरूर हमारे बच्चों को बहुत हेल्प करेगी उनकी प्रिपरेशन में, और अल्टीमेटली फाइनल आउटपुट निकालने में भी, जो रियल टाइम परफॉर्मेंस आने वाली है। थैंक यू सो मच, अपने बिजी शेड्यूल में से भी इतना निकालना। मैं आप सभी बच्चों को बता दूं, कृष्णा इस समय अपनी जॉब में इतने बिजी थे कि इस बिजी शेड्यूल में ये टाइम आपके लिए निकालना, इस तरह से गाइडेंस देना, इट्स रियली रियली थैंक टू यू। सर कहते हैं ना कि गुरु का आदेश सर्वोपरि होता है। तो मैं तो नेट जी के टीचर्स, जहां भी टीचर्स को गया हूँ, मैं उनको गुरु की नजर से देखा हूँ। गुरु और शिक्षक समानार्थी ही लगते हैं सर, लेकिन गुरु का जो अहदा होता है वो लगभग भगवान के बराबर होता है। तो जो गुरु का आदेश है वो तो पालन करना ही करना है। बस सर से रिक्वेस्ट करें कि सर अभी ये टाइम मैनेज हो पा रहा है सर, क्या पॉसिबल है? तो सर ने कहा बिल्कुल पॉसिबल है। तो कृपया मैं सभी कैंडिडेट्स को ऑल द बेस्ट बोलना चाहता हूँ। ऑल द बेस्ट एंड बिलीव इन योर सेल्फ। सेल्फ बिलीव से बड़ा कुछ नहीं है। अपने ऊपर यकीन रखिए, क्योंकि जो आप कर रहे हैं, 27 साल 25 साल की आपकी जो करते हुए आए हैं, वो आपका एक व्यक्तित्व बना है। और उसमें आप यकीन नहीं कर रहे हैं, जो लोग कह दे रहे हैं उसमें यकीन कर रहे हैं। जो लोग आपको कंफ्यूज कर दे रहे हैं, आप खुद में यकीन रखिए और अच्छे लोगों से जुड़िए, उनके इनपुट्स लीजिए और अपने व्यक्तित्व को निखारिए। ऐसे ही सेल्फ डिफेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा। और ऑल द बेस्ट एवरीवन। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू टू ऑल एस्पिरेंट्स, गॉड ब्लेस यू कृष्णा। बहुत अच्छा आपने समय दिया, और ये गाइडेंस जरूर काम आने वाली है बहुत अच्छे लेवल पे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।